अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी काफ़ी लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक जुआ समझते हैं, उसको इस तरह काम करते हैं कि वो 50-50 होते हैं कि उसमें कभी फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा उठाया जा ही नहीं सकता, अगर उसमें आप काम करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो स्पेशली जुआ का वर्ड ही यूज़ करते हो, उनका ये मानना होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, आप कभी फ़ायदा उसमें नहीं कर सकते। और वो उन्होंने किसी से सुना होता है, या जब शुरू में काम शुरू भी करते हैं लोग तो वो नुकसान कर भी बैठते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे जिनको फॉलो करके हम ये मेक श्योर करेंगे कि शुरू से ही आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा उठाएं, ना कि उसमें पैसे लूज़ करें। तो नंबर 1 है चूज़ योर स्टॉक्स बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। इसमें यह है कि अक्सर लोग, और मेरे समय जब भी मैंने भी शुरू किया था, तो अक्सर लोग जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वो अक्सर उस दिन का देख रहे होते हैं कि अच्छा आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किन शेयर्स में आ रहा है, और माइंडसेट भी उनका ट्रेडिंग वाला होता है। तो ये देखने के बजाय कि उस स्पेसिफिक डे पे कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है या किस स्टॉक की ज़्यादा बात हो रही है, आप कुछ मशहूर कंपनीज को उठाएं, उसमें देखना शुरू करें जिस पे आपका मूड बन रहा है कि चलें इसमें ना इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बारे में आपने चाहे किसी से सुना भी हो। उन पे जाके सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स में उसकी अर्निंग पर शेयर देखें कि पिछले मसलन 6 सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में, या उसके जो पिछले 5-6-8 सालों के सारे क्वार्टर्स हैं उसमें कितनी अर्निंग की है शेयर ने। सिर्फ इसको देख के ही ना आप आधे से ज़्यादा जो इस तरह के शेयर्स हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आप उनको फ़िल्टर आउट कर देंगे। उसमें बस आपने ये देखना है कि मसलन एक कंपनी है जो कि 8-10 साल से चल रही है, तो उसने 8-10 साल में, पिछले 8-10 साल में कभी नुकसान नहीं किया होना चाहिए, या अगर किया भी था तो पहले 1-2 साल में किया था। जो पिछले 5-6 साल है ना, उसमें किसी में भी वो नुकसान में नहीं की, और किसी क्वार्टर में भी नहीं की। स्पेशली अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्राइटेरिया ही अपना ये रखें कि किसी ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे ट्रेडिंग के लिए भी, कि जो पिछले 5-6-7-8 साल में किसी भी एक क्वार्टर में नुकसान में गई हो। उसके बाद उसकी बाकी फाइनेंशियल हिस्ट्री आप देख सकते हैं, उसकी डिविडेंड पेमेंट वगैरह देख सकते हैं कि ये चले प्रॉफिट तो कर ही है लेकिन कितना डिविडेंड देते हैं ये अपना। एक होती है पे आउट रेशो कि मसलन अगर कंपनी पर शेयर 10 रुपीज़ प्रॉफिट कर रही है पर ईयर, तो उसके कितने परसेंट वो पे आउट कर देते हैं और कितने परसेंट री इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनी में रखते हैं, वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, वो देख सकते हैं। उसके बाद तो पी रेशो से ये पता चलता है कि मसलन अगर एक कंपनी जो कि 10 रुपये प्रॉफिट करती है एक साल के अंदर पर शेयर, वो प्राइस उसकी कितनी है। अगर 10 रुपये प्रॉफिट कर रही है और 80 रुपये उसके शेयर की प्राइस है, तो उसकी पी रेशो 8 होगी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी बल्कि आजकल 8-9 चल रही है। तो उस सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ को देख सकते हैं कि आप एक सेक्टर में मसलन 6 से 8 कंपनीज़ है, तो किसकी पी रेशो ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा है, मसलन वो 10 रुपये अगर प्रॉफिट कर रही है और उसकी शेयर की प्राइस 150 रुपये है, उसके मुकाबले में उसी तरह की एक कंपनी है जो कि उसी तरह से प्रॉफिट में भी रही है और वो 10 रुपये प्रॉफिट कर रही है और वो 80 रुपये उसकी शेयर की प्राइस है, तो वो उसका शेयर आपको बेहतर प्राइस में अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम शुरू में ना अर्निंग पर शेयर से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फंडामेंटल्स में दूसरी चीज़ें आप फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर सकते हैं। इसमें फिर बीटा वैल्यू ऑफ अ शेयर आ जाती है, फिर बुक वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाती है, फिर उसके अलावा और भी काफ़ी मैट्रिसेस होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ब्लाइंडली सिर्फ इस वजह से कि एक शेयर बिल्कुल ऊपर जाता जा रहा है या उसकी बहुत ज़्यादा आजकल बात आ और ये न्यूज़ में आ रहा है जी वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल्स को इग्नोर करके शुरू करेंगे तो फिर नुकसान की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये देखना है कि फंडामेंटल्स को लेके चलना है और उसको उनको सीखना है। और जब तक आप फंडामेंटल्स
सीख रहे हैं, और तब अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप या तो ETFs की तरफ चले जाएं या फिर म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर आपने स्टॉक पिकिंग करनी है तो उसको कम अज़ कम कुछ ना कुछ सीख के आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, और थोड़ा थोड़ा से इन्वेस्ट शुरू करना शुरू करें। अच्छा, इसमें सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बीट्स द ट्रेडिंग। तो ये होता है कि अगर आप मसलन अभी स्टॉक एक्सचेंज में काम करना शुरू कर रहे हैं और आप देखते हैं कि मैं एक शेयर जो है वो उसको एक स्पेसिफिक प्राइस पे लेके ऊपर वाली प्राइस पे बेच दूंगा, फिर दोबारा से एक प्राइस पे लेके दोबारा से ऊपर वाली प्राइस पे बेच दूंगा, तो वो एक दो दफ़ा तो आपकी ट्रेड सही चली जाएगी। लेकिन तीसरी दफ़ा फिर, क्योंकि ये चांस पे ही होता है, जो शॉर्ट टर्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस जो शेयर्स की ऊपर नीचे होती है उसमें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें न्यूज़ होती है, फिर कंट्री की इकॉनमी में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। उस सेक्टर की पॉलिसीज़ चेंज हो रही होती हैं, तो वो बहुत कुछ अफेक्ट कर रहा होता है। तो आपको नहीं पता होता कि आप जैसे ही शेयर परचेज़ करें और तो कोई नई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। आप कभी भी शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी की प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा ऊपर ही जाएगी या आपका ट्रेड जो है वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे शेयर की प्राइसेस हो रही होती है। तो उसमें बेस्ट ये होता है कि आप वही बात पहली के बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स किसी भी शेयर को आप चूज़ करें और उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि आपने चूज़ कर ली ऐसी कंपनी जो कि पिछले काफ़ी सालों से प्रॉफिट ही कर रही है, तो उसने फिर अगले भी कुछ साल प्रॉफिट ही करना है। और उसकी जो शॉर्ट टर्म प्राइस है, मसलन कोई अगर किसी जंग का कोई न्यूज़ आ गई, कुछ भी हुआ, तो वो वक्ती तौर पे तो नीचे जाएगी, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी है और प्रॉफिट कर रही है, तो वो साथ ही जैसे ही वो थोड़ा सा क्लियर अप होंगी चीज़ें, तो उसकी प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाएगी। तो इस तरह हमेशा जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म को बीट करती ही है। फिर इसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर रहें वो बेहतर है इससे कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें। जैसे कि अचानक से कोई जंग की न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान इंडिया की होने वाली है, या अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो हालात ख़राब होने लग गए हैं पाकिस्तान के, तो फिर ये होता है कि उसका इमीडिएटली इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके शेयर्स की प्राइसेस नीचे जाने लग जाती है। लेकिन अब किसी भी वक्त दूसरी न्यूज़ भी आ सकती है कि वो ठीक है, आप कुछ ना कुछ समझौता हो गया उनका, चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं, तो फिर उस वक्त जितनी तेज़ी से नीचे गए ना, शायद उससे 3 गुना तेज़ी से शेयर वापस अपनी प्राइस पे आए। तो अगर आप ये कहेंगे कि अच्छा आप तो शेयर जो है स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो मैं अपने शेयर को बेच देता हूँ, जब थोड़े से हालात बेहतर होना शुरू होंगे तो एकदम ख़रीद लूँगा, तो फिर ये हो सकता है कि 3 दिन में मसलन अगर 9000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गई है, तो वो अचानक हो सकता है एक दिन में ही 7000 पॉइंट्स ऊपर आ जाए और आपको दोबारा से मौका भी ना मिले उस शेयर को दोबारा परचेज़ करने का। तो आपको फिर एक अच्छा शेयर जो कि आपको अच्छी प्राइस पे आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप नीचे बेच के, और फिर जब दोबारा वो ऊपर आ चुकेगा फिर दोबारा ख़रीदेंगे, तो ज़ाहिर है आपका नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह हुआ था जैसे जब ये पाकिस्तान इंडिया की वार हुई थी, तो मार्केट जब नीचे जा रही थी तो वो 2 to 3000 आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जा रही थी, लेकिन जब रिकवरी की थी तो एक दिन में 7000 तक भी रिकवर किया था मार्केट ने। तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बजाय आप इस चीज़ पे करें कि आपने लॉन्ग टर्म में जो बिज़नेस जो बना रहे हैं ना प्रॉफिट, उससे फ़ायदा उठाना। हाँ, अगर आप नीचे जाती है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप अच्छे वाले शेयर्स जो कि नॉर्मल हालत में मसलन एक शेयर आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ का और वो उसकी फेयर प्राइस है, और इस ख़राब हालात में वो 80 पे चला जाता है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ी हुई है तो आप उस 80 वाले को बेशक परचेज़ कर लें, तो वो ज़ाहिर है अच्छा शेयर है, उसने वापस ऊपर आना ही है। लेकिन ये अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना कि वो नीचे जा रहा है तो उसको बेच दें, और फिर जब वो रिकवर करेगा तो आप उसको दोबारा से परचेज़ कर लेंगे, तो आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते प्रॉपरली कि वो किस टाइम पे रिकवर करेगा। अक्सर ये होता है कि मार्केट नीचे जा रही होती है, तो जब अच्छी न्यूज़ आ जाती है फिर अगले दिन वहाँ से मार्केट ओपन ही नहीं होती, मार्केट उससे कुछ 1000 ऊपर पॉइंट्स
ओपन होती है, यानी कि सुबह से ही मार्केट में इतनी तेज़ी होती है कि आपको मौका ही नहीं मिलता दोबारा उस शेयर को वापस परचेज करने का। और चौथा जो प्रिंसिपल है वो है अवॉइड बाइंग ऑन टॉप एंड अवॉइड स्विचिंग योर शेयर्स। उसमें यह है कि आप पहले से अच्छी कंपनीज जो है उनको आइडेंटिफाई करें और उसकी बेस पे शेयर्स परचेज़ करें। अब एक शेयर है जो कि 2-3 दिन से बड़ा अच्छा जा रहा है जी, वो उसमें अपर लॉक पे अपर लॉक रोज़ाना लगी जा रहा है, रोज़ाना 10% जो है वो उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो जब तक वो मशहूर होगा ना, जब तक आपको पता चलेगा कि ये शेयर बड़ा अच्छा जा रहा है, 3-4 सेशन में ये अपर लॉक लग चुका है, तो उस वक्त 4 सेशन का मतलब क्या है कि वो 40% तक शेयर ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। तो वो किसी न्यूज़ की वजह से ही ज़ाहिर है गया होगा। तो जब कोई भी न्यूज़ आती है तो शुरू में तो वो जेन्युइनली ज़ाहिर है उसकी प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरे को देख के भी लोग लेना शुरू कर देते हैं और फिर एक जो उसकी फेयर वैल्यू है उससे काफ़ी ऊपर चला जाता है और फिर अचानक से रियलाइज़ होता है लोगों को कि नहीं यार, इस न्यूज़ की अपसाइड तो थी लेकिन ये इतनी नहीं थी कि जितनी इसकी प्राइस पहुंच चुकी हुई है। तो अगर आप 1-2-3 टॉप लग चुके हैं, अपर लॉक्स लग चुके हैं, उसके बाद आप परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर अचानक हो सकता है कि अगले दिन वो शेयर ओपन ही लोअर लॉक पे हो और फिर आपको बेचने का भी मौका ना मिले और वो मतलब ऑलरेडी काफ़ी नीचे भी आ जाए। तो पहले से आप अच्छी कंपनीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पहले से जो है ना वो उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन पे नज़र रखें, न्यूज़ पे नज़र रखें, और अगर कि न्यूज़ की बेस पे किसी को लेना भी है तो ज़्यादा देर किए बगैर पहले से ही उसको परचेज़ करें, और वो भी सब कुछ उसके फंडामेंटल्स देखने के बाद। एक ये जो स्विचिंग वाली चीज़ है वो ये है कि मसलन अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं किसी एक कंपनी के, वो है तो अच्छी कंपनी लेकिन एक और कंपनी आप देखते हैं कि ये इस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो आप कहते हैं अच्छा अभी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए न्यू कैश तो नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ इस कंपनी के शेयर्स जो है उसको बेच के तो इसको परचेज़ कर लेता हूँ। तो उसमें आपको फिर काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है। वो इस तरह के, एक तो आपकी एक ख़ास प्राइस पे शेयर्स पड़े हुए उसको आप बेचेंगे और जब तक दूसरे लेंगे क्या पता वो इतनी ऊपर चली गई हो कि वो वापस अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दे, या एक को बेच के दूसरी को लें तो जो जिसके बेचे थे वो काफ़ी अरसे से क्योंकि रुकी हुई थी और प्रॉफिट तो वो बिज़नेस बना रहा था वो ऊपर जाने लग जाए। तो इसमें यही है कि अगर आप हर शेयर को अलग अलग लेके चलें, हर शेयर की क्वांटिटी जो आपने रखनी है उसका टारगेट अलग अलग रखें, और किसी एक के अंदर अगर आप न्यू कैश से उसको परचेज़ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये स्विचिंग जो है वो अक्सर आपको नुकसान ही देती है। तो इस तरह इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे एक दफ़ा मसलन जो DCR है वो काफ़ी अरसे से एक जो जगह पे रुका हुआ था, लेकिन मेरे जो दूसरे शेयर्स थे एंग्रो फर्टिलाइज़र वाले वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, तो मैंने DCR के कुछ शेयर्स सेल किए और एंग्रो फर्टिलाइज़र में चला गया। अब वो DCR ने उससे ज़्यादा अच्छा ऊपर जाना शुरू कर दिया, जबकि नुकसान उसमें भी नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि जो एक अपसाइड थी उसको लूज़ कर दिया था। तो वो उसके बाद से जो है मैंने भी यही अपना असूल रखा है कि एक जो शेयर अच्छा जा रहा है उसको बेच के जो है वो दूसरा नहीं लेना, या दूसरा अच्छा जा रहा है तो पहले को बेच के नहीं, बल्कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग टारगेट जो है वो रखना है। अच्छा, फिफ्थ प्रिंसिपल, डू नॉट इन्वेस्ट ऑल द सेविंग्स इन स्टॉक मार्केट। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपको पता है कि स्टॉक मार्केट कभी भी लीनियरली ऊपर नहीं जाती, वो कभी ऊपर नीचे साइकिल्स में चलती है। तो कभी ये होता है कि वो काफ़ी एक अच्छी जगह पे चली जाएगी, फिर नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप पूरी सेविंग्स उसमें डाल देते हैं और अगर कोई भी आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, मसलन आपके गाड़ी के टायर्स ही चेंज करवाने पड़ जाते हैं, गाड़ी की बैटरी लेनी पड़ जाती है, और कोई बीमारी आ जाती है घर में या कुछ और हो जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा अपनी सेविंग से निकालना पड़ता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ शेयर्स जो हैं वो ऊपर की प्राइस पे लिए हुए हों और उसके बाद स्टॉक मार्केट उस वक्त नीचे गई हुई हो, तो एक ख़ास परसेंटेज ऑफ मनी जो है वो म्यूचुअल फंड्स में जो फिक्स्ड इनकम है उसमें आप रख सकते हैं, और फिर ऐसे पैसे जिसको आपको लॉन्ग टर्म तक मसलन 5-6-8 साल तक आपको नहीं चाहिए, उसको आप फिर स्टॉक एक्सचेंज में डालें, ताकि आपको कोई
मतलब प्रेशर ना हो कि अगर शेयर्स आपने एक ख़ास प्राइस पे परचेज़ कर लिए हैं और वो नीचे चले जाते हैं तो फिर आप टेंशन में ना पड़े रहें कि ये कब ऊपर जाएंगे और फिर ये मेरे पैसे अनलॉक होंगे। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो नीचे चले जाएं और आपका वो काम इतना ज़रूरी हो कि आपको फिर नीचे बेचने भी पड़ जाए, और ये गलती सभी करते हैं शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है। फिर सिक्स प्रिंसिपल है फॉलो द डाटा नॉट द क्राउड। अगर एक टाइम है किसी कोई शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है कि ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो उसको हर कोई परचेज़ किए जा रहा है और काफ़ी दिन भी गुजर गए परचेज़ किए हुए, तो फिर आप वो एक हर्ट के साथ ना लगें और उसको फिर परचेज़ ना करें जब तक आपको पता चलेगा ना कि मार्केट बहुत अच्छी जा रही है और इसमें बहुत वैल्यू है। ऑलरेडी जो एक फेयर वैल्यू है उससे ऊपर चली जा चुकी होगी मार्केट। इसी तरह रिवर्स में भी ये है कि जब लोग पैनिक किए हुए होंगे बहुत ज़्यादा और वो बेचे जा रहे होंगे कि अब पता नहीं जंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो इन शेयर्स को बेचना चाहिए। तो अगर आप उनको फॉलो करके बेच देंगे तो वो अचानक से अगले दिन फिर मार्केट रिवर्स पलटा भी खा सकती है जिसको कहते हैं, और फिर आपको मौका भी नहीं मिलेगा उसको वापस परचेज़ करने का। तो जब नीचे जा रही है तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप उसको सिचुएशन को एनालाइज करें, डाटा को देखें कि कंपनी तो अच्छी है ना, चाहे उसकी प्राइस शेयर की नीचे जा रही है, कंपनी तो नुकसान में नहीं गई ना, उसके शेयर्स और उठा लें। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो उस वक्त भी आप एनालाइज करें कि आपकी जो कंपनी की पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो कहीं बहुत ऊपर तो नहीं चलेगी, अनरियलिस्टिकली पॉजिटिविटी तो नहीं दिखा रहे लोग, तो उस वक्त थोड़ा सा आप रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं बाय करने से। सेवन्थ प्रिंसिपल डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत बड़ा सेवर हो सकता है आपके लिए, ये ऑलरेडी मुझे भी बचा चुका हुआ है ये। तो इसमें यह है कि किसी भी एक सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डिफरेंट सेक्टर्स में करना है। इसमें यह है कि जैसे मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में, पावर में, फिर फर्टिलाइज़र में, फिर सीमेंट में, इस तरह शेयर्स लेके रखे हुए होते हैं, तो करना भी इसी तरह चाहिए। तो एक दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से, अभी आपको याद ही होगा तकरीबन 1 साल पहले जो है वो गवर्नमेंट ने IPPs के ना लाइसेंसेस वगैरह कैंसिल करने की न्यूज़ आ गई थी, और उन पे थोड़ा सा कुछ के साथ डील्स वगैरह भी कर रहे थे। तो उससे पहले जो पावर सेक्टर था वो बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब कोई एक और सेक्टर इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं था और इतने ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं दे रहा था जितना पावर सेक्टर दे रहा था। जब वो न्यूज़ आई और गवर्नमेंट ने उनके साथ डील्स करनी शुरू की तो एकदम पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज थी उनके स्टॉक्स दिनों में ऊपर से नीचे आए, और वो क्योंकि परमानेंट जो है वो उनके साथ डील्स करनी थी, और कुछ कंपनीज़ को मसलन पाकिस्तान में ये भी एक रूल है ना कि जो भी पावर की कंपनीज़ हैं उन्होंने वापडा को ही पावर बेचनी है, वो किसी और कंपनी को बेच भी नहीं सकते। तो वो जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने शुरू किए गवर्नमेंट ने, तो अभी तक कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि उस चीज़ से रिकवर करनी नहीं कर सकें। तो उस वक्त जब पावर सेक्टर के एकदम शेयर्स नीचे आए थे, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर था वो उस वक्त बहुत ऊपर जा रहा था। मैं देख रहा था अपने पोर्टफोलियो में कि जो पावर के शेयर्स हैं वो इस तरह नीचे आ रहे हैं और साथ फर्टिलाइज़र के इस तरह ऊपर जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो अगर आप मल्टीपल बकेट्स में चीज़ें रखेंगे ना, मसलन अगर मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेशक वो एक सेक्टर ऊपर ना भी जा रहा हो कोई, लेकिन किसी एक सेक्टर के अचानक से नीचे आने से आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं इफ़ेक्ट होगा, एक ख़ास हद तक इफ़ेक्ट होगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेक्टर्स जो हैं उसको कवर अप भी कर लेंगे। तो कुछ वक्ती तौर पे भी चीज़ें नीचे आती हैं, जैसे जो आपका सीमेंट का सेक्टर है वो और बैंकिंग सेक्टर जो है ये कभी भी साथ नहीं चलते। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो वो लोग ज़्यादा बैंक्स में पैसे रखते हैं और जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो ग्रोथ कम होने की वजह से जो सीमेंट की सेल्स वगैरह होती हैं वो कम हो रही होती हैं, तो उस वक्त सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं या तो वो स्टक होते हैं या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपनी थोड़ी सी वैल्यू जो है प्राइस लूज़ कर रहे होते हैं, जबकि बैंक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं। तो अगर आप दोनों को बैलेंस में रखेंगे तो वो आप चाहे सही प्रिडिक्ट ना भी करें कि वो एक ख़ास टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स कितने होंगे, क्या होगा, लेकिन वो एक दूसरे को बैलेंस करके सेक्टर्स चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है, मसलन पावर में, सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, बैंक्स में, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, फिर उसके बाद और बड़े सेक्टर्स होते हैं, इंश्योरेंस,
गिलास, सिरेमिक, स्टील और ऑयल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी जो है वो एक दूसरे से इन्वर्स भी चलते हैं, यानी कि अगर सीमेंट अच्छा जा रहा है तो उस वक्त शायद बैंक्स जो हैं वो इतने अच्छे ना जा रहे हों, और अगर बैंक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो फिर उस वक्त सीमेंट जो है वो थोड़ा सा इन्वर्स में चल रहा हो। तो इसी तरह फर्टिलाइज़र और बाकी का भी आपस में रिलेशनशिप होता है। तो वैसे भी किसी एक सेक्टर की पे कोई नई पॉलिसीज़ आ सकती हैं, नए टैक्सेस लग सकते हैं, जिसकी वजह से एक सेक्टर अंडर प्रेशर आ सकता है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होगी तो वो आपके पोर्टफोलियो पे उसका इतना असर नहीं आएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, एट्थ, डिविडेंड्स डू मैटर। जो पे आउट्स होते हैं ना, मसलन कंपनीज़, एक तो ये है कि कंपनी काफ़ी अरसे से, मसलन जैसे हमने बात की कि आपने देखना है कि कोई ऐसी कंपनीज जो कि पिछले 8 साल से कभी लॉस में ना गई हो, हर साल वो प्रॉफिट जो है अपनी स्टेटमेंट्स में शो कर रही हो, तो सिर्फ उस प्रॉफिट के को शो करने का फ़ायदा नहीं है, वो साथ साथ डिविडेंड्स भी दे रही हो, प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी कर रही हो, उनके बैंक अकाउंट में भी उसको सेंड कर रही हो एज अ डिविडेंड। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो उसकी की जो अर्निंग है वो प्रॉफिट हर ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो की वजह से शेयर की प्राइस भी बढ़ती जा रही है, लेकिन 5-6 साल बाद वो शेयर की प्राइस तो काफ़ी अच्छी चली गई है, लेकिन वो 1-2 साल किसी वजह से नुकसान में चली जाती है कंपनीज। जैसे ही उसकी जो अर्निंग है वो कम होगी, ईयरली वो नई कम करेगी, तो ज़ाहिर है उसकी फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखते हुए उसकी जो प्राइस है वो भी फिर नीचे आने लग जाएगी। तो फिर जो जिसने 6-7-8 साल उस शेयर को रखा, उसको फिर क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि काफ़ी हद तक जो उसकी अपसाइड है वो वाइप आउट होगी उसके नुकसान की वजह से। तो अगर उस 5-6-7-8 साल में वो पूरा नहीं तो 50% तक प्रॉफिट भी अगर शेयर करी थी अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो फिर तो फ़ायदा है, ठीक है, बिज़नेस में आप शेयर होल्डर हैं तो शायद तो उसमें फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो कंपनी शेयर कर ही नहीं रही थी अपना प्रॉफिट बिल्कुल, और उसको री इन्वेस्ट भी नहीं कर रही थी, और कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जिसमें वो फ़ायदे में जाए, उल्टा नुकसान में चलेगी, तो फिर आपके लिए तो वो एक है ना, मतलब 5-6 साल तो आपके अपसाइड तो गई। तो उसमें फिर बेहतर यही है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी कम अज़ कम तो पे आउट रेशो 30-40% तो हो ना, कि अपना जो प्रॉफिट है किसी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 50% चलें वो री इन्वेस्ट कर लेते हैं, 50% तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद 9th प्रिंसिपल, री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आ जाएगा, यानी कि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते जाएंगे। वो अब ज़रूरी नहीं कि आप, मसलन एंग्रो फर्टिलाइज़र आपको डिविडेंड दे रही है, हर 3 माह बाद उसका डिविडेंड आ रहा है, तो आप हर 3 माह बाद उसी के शेयर्स परचेज़ करें। आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि चलें एंग्रो फर्टिलाइज़र के मैंने जो है इतने हज़ार शेयर्स ले लेने हैं, और उसके बाद फिर कोई और कंपनी है जिसमें अपसाइड आपको नज़र आ रही है उसके लेने, तो चाहे आपको जितनी भी कंपनी से डिविडेंड आ रहा है उसके आप वो वाले शेयर्स लेने शुरू कर दें। तो ज़रूरी नहीं आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे डिविडेंड आए, लेकिन आप उसको री इन्वेस्ट ज़रूर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में करते रहे, या किसी भी स्टॉक मार्केट में जिसमें आप काम कर रहे हैं। अच्छा, 10th पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि नए लोग ना जिस पे वो करके तो काफ़ी नुकसान भी उठा लेते हैं। जब भी कोई नए लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो उसको एज अ ATM मशीन लेते हैं, ना कि एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप अपनी वेल्थ को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द ATM मशीन, बट इट कैन हेल्प यू ग्रो योर सेविंग्स। अगर आप ये चाहेंगे कि आप इससे क्विक मनी बना लें और उसको आप उसके लिए ट्रेड्स करेंगे और बार बार वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा नुकसान में ही रहेंगे, ना कि अगर आप डिफरेंट शेयर्स को परचेज़ करके उसमें लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है इसी तरह आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है कि जो मेन इनकम आपकी आ रही होती है वो हमेशा जो एक्टिवली आप जो काम कर रहे होते हैं ना उस सोर्स ऑफ इनकम से ही आती है। पैसिवली जो आपकी इनकम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रो हो रही होती है। तो
उस पर यह जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाता है फिर उसमें उसकी ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप क्विक मनी का बनाना चाहते हैं ना, तो वो फिर आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसी से बनता है। आपने स्टॉक एक्सचेंज को एज अ एटीएम नहीं ट्रीट करना, एक ऐसा टूल ट्रीट करना है जो कि आपके सेविंग्स को ग्रो करेगा और कम अज़ कम उसको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू नीचे नहीं जाने देगा। बल्कि अगर आप बैंक में रखेंगे तो वो इन्फ्लेशन के बराबर बराबर रहता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में उससे बेहतर रिटर्न आपको मिल रहा होता है। तो फाइनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और आप इसको एज अ गैम्बल भी ले सकते हैं। तो अगर तो आप इसमें सीख के काम करेंगे और इन प्रिंसिपल्स पे अमल करेंगे तो आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बगैर सीखे क्विक मनी बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ इस तरह के डिसीजंस करेंगे जिसमें आप चाहें कि आप क्विकली जो है वो अपने ट्रेडिंग के थ्रू या बगैर सीखे जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है। और वो फिर वाकई जो है वो जिस तरह ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये एक गैम्बल है, तो वो एज अ गैम्बल भी काम कर सकता है। तो वो उस केस में फिर वो चीज़ सच भी हो जाती है। तो बाकी इस चैनल पे मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।